शिष्य भगवान प्रबंधक को नमस्कार करता है। चियांग झान ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में जो कोई भी प्रबंधक बन सकता था, उसके पास एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि थी। विशेष रूप से वे जो स्पिरिट स्टोन हॉल और बैटल स्किल पेवेलियन के प्रभारी थे, ऐसे महत्वपूर्ण संसाधन उन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता था। शायद वे किसी सुपर एल्डर के रिश्तेदार थे। उन्हें अपमानित करने के परिणाम अकल्पनीय होंगे। चियांग झान से स्पिरिट स्टोन काटे जाने के कारण उसके पास मैनेजर डू के साथ संघर्ष करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो स्पिरिट स्टोन हॉल का प्रभारी था। अंत में विपरीत पक्ष वास्तव में कानून प्रवर्तन एल्डर का भाई था, हालांकि वह अपनी दुर्जेय ताकत से 200 स्पिरिट स्टोन वापस पाने में कामयाब रहा। यह बात अभी भी उसके दिमाग में ताजा थी। यह ठीक इसी वजह से था कि बैटल स्किल पेवेलियन के प्रभारी प्रबंधक के प्रति उसका रवैया अतुलनीय रूप से सम्मानजनक था। क्या आप यहाँ एक युद्ध कौशल चुनने आए हैं? लंबी भौहों वाले मैनेजर ने अपना सिर हिलाया और कहा, चौथे आकाश की नाड़ी का शिखर इस बिजली की उंगली की खेती के लिए उपयुक्त है। इसे ले लो। बोलने से पहले उसने अपना हाथ हिलाया और हवा के तेज झोंके वाला एक पीला कागज एक तेज ब्लेड की तरह बाहर निकला। चियांग झान ने भौहें सिकोड़ी। जिस क्षण उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पीले कागज को पकड़ा, उसने अपने शरीर पर एक मजबूत बल महसूस किया। वह तुरंत पीछे हट गया और उसकी क्यूई और रक्त कांप उठे। उसके मुंह से अनियंत्रित रूप से खून की एक बूंद निकली। इस समय उसकी आंखें आग की लपटों से जल रही थीं। जाहिर है वह लंबी भौहों वाले मैनेजर के व्यवहार से क्रोधित था। स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में उसे एक युद्ध कौशल चुनने का अधिकार था जो उसके लिए खेती करने के लिए उपयुक्त था। हालांकि दूसरे पक्ष ने स्पष्ट रूप से उसे युद्ध कौशल मंडप में प्रवेश करने देने का इरादा नहीं किया था। इसके बजाय उसने लापरवाही से एक पीला कागज फेंक दिया। इससे भी अधिक घृणित बात यह थी कि प्रतिद्वंद्वी ने उस पर गुप्त रूप से हमला करने का अवसर लिया था, जिससे उसे खून की उल्टी हुई और वह घायल हो गया। तार्किक रूप से कहे तो यह उसका पहली बार बैटल स्किल पेवेलियन में आना था और वह लंबी भौं वाले मैनेजर को जानता भी नहीं था। हालांकि दूसरे पक्ष को उससे गहरी दुश्मनी थी। यह वास्तव में समझ से परे था। क्या यह हो सकता है कि इसके पीछे कोई है? जैसा कि चियांग झान के दिमाग में चल रहा था, उसने दो लोगों के बारे में सोचा। एक था लिंग फेंग। दूसरा मैनेजर डू के पीछे कानून प्रवर्तन एल्डर था। पहले की संभावना अधिक नहीं थी। हालांकि लिंग फेंग पल्स ओपनिंग स्टेज योद्धा की 10वीं परत का शीर्ष योद्धा था, बाहरी संप्रदाय का नंबर 1 विशेषज्ञ मैनेजर को आदेश नहीं दे सकता था। बाद वाला बहुत संदिग्ध था। अनुशासनात्मक एल्डर को स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के नंबर 1 सच्चे उत्तराधिकारी एल्डर के रूप में जाना जाता था। एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज के 10वें स्तर के एक शिखर योद्धा के पास मारने, हवा और बारिश को बुलाने और जो चाहे करने की शक्ति थी। स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के बुजुर्ग उसका सम्मान करते थे। इन प्रबंधकों की तो बात ही छोड़िए। शायद मैनेजर डू और स्टीवर्ड बाई मी कानून प्रवर्तन एल्डर के रिश्तेदार थे। अन्यथा उनके लिए उसे निशाना बनाने का कोई कारण नहीं था। चियांग झान, चूंकि तुमने युद्ध कौशल प्राप्त कर लिया है, तो तुम अब क्यों नहीं चले जाते? किसी को पता होना चाहिए कि युद्ध कौशल मंडप संप्रदाय में एक महत्वपूर्ण स्थान है और किसी को भी यहां रहने की अनुमति नहीं है। तुम इतने लंबे समय के बाद नहीं जा रहे हो, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे छिपे हुए इरादे हों? लंबी भौहों वाला प्रबंधक ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और उसकी आंखों में हत्या के इरादे का संकेत दिखाई दिया। हम्फ। चियांग झान ने ठंडी सांस ली और लंबी भौहों वाले प्रबंधक को घूरने लगा। वह महसूस कर सकता था कि उसके प्रतिद्वंद्वी के शरीर में जबरदस्त ऊर्जा है। यह बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं थी जिसका वह अभी मुकाबला कर सकता था। इस समय जल्दबाजी में काम करना आसान नहीं था, अन्यथा यह उसके लिए बहुत परेशानी ला सकता था। बेबस महसूस करते हुए वह मुड़ा और चला गया। उसने मन ही मन सोचा कि जब भविष्य में उसके पिता शक्तिशाली हो जाएंगे तो बदला लेने में बहुत देर नहीं होगी। मीझान, आप वापस आ गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आपने बैटल स्किल पेवेलियन में जाने के लिए कौन सा युद्ध कौशल चुना। जैसे ही वह पत्थर के घर में लौटा,
चियांग झान ने लुओजी के शरीर से एक शक्तिशाली क्यूई निकलती देखी। यह स्पष्ट था कि वह पल्स ओपनिंग स्टेज की 5वीं परत तक पहुंच गया था। यहां तक कि उसकी आवाज भी उत्साह से भरी हुई थी। उसने अपना सिर हिलाया, हाथ में पीला कागज उठाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, लाइटनिंग फिंगर। क्या? तुमने यह घटिया युद्ध कौशल क्यों चुना? लुओजी ने भौहें सिकोड़ी और हैरान भाव से पूछा। समृद्ध बल साम्राज्य में योद्धाओं द्वारा अभ्यास किए जाने वाले युद्ध कौशल को 4 स्तरों में विभाजित किया गया था: स्वर्ग, पृथ्वी, काला और पीला। प्रत्येक स्तर को आगे निम्न, मध्यम, उच्च और शीर्ष में विभाजित किया गया था। विभिन्न युद्ध कौशलों के बीच शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था। स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के नियमों के अनुसार बाहरी मंडल के शिष्य निम्न स्तर के युद्ध कौशल का अभ्यास कर सकते थे। आंतरिक मंडल के शिष्य पीले रैंक के मध्य स्तर के युद्ध कौशल की खेती कर सकते थे, लेकिन केवल वे ही जो उच्च और शक्तिशाली थे। केवल शक्तिशाली सच्चे शिष्य ही पीले रैंक के उच्च स्तर के युद्ध कौशल की खेती करने के योग्य थे। जहां तक पीले रैंक के शीर्ष स्तर के युद्ध कौशल की बात है, यह संप्रदाय में सबसे कीमती कौशल था और केवल स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के उच्च स्तर के लोगों के पास ही इसकी पहुंच थी। चियांग झान ने जो लाइटनिंग फिंगर चुना था, वह येलो ग्रेड का निम्न स्तर का युद्ध कौशल था और यह उसकी स्थिति के अनुरूप था। हालांकि लुओजी ने इस कौशल को पहले भी देखा था और यह बहुत सरल था। केवल एक ही कौशल था और इसकी शक्ति सभी निम्न ग्रेड येलो रैंक युद्ध कौशलों में सबसे कमजोर थी। इसे कचरा युद्ध कौशल कहा जाता था। इसके अलावा ताकत के मामले में एक उंगली हथेली जितनी अच्छी नहीं थी और एक हथेली मुट्ठी जितनी अच्छी नहीं थी। क्या चियांग झान इस सिद्धांत को नहीं समझता था? लुओजी उलझन में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि चियांग झान ने लाइटनिंग फिंगर क्यों चुना। यह मामला एक लंबी कहानी है। मैं आपको भविष्य में बताऊंगा। चियांग झान उदास महसूस कर रहा था। वह पत्थर के घर में गया और लाइटनिंग फिंगर का अध्ययन करना शुरू कर दिया। वापस आते समय उसने पहले ही इस युद्ध कौशल को देखा था। यह वास्तव में कचरा था और इसमें बहुत अधिक शक्ति नहीं थी। हालांकि बात पहले ही इस बिंदु पर आ चुकी थी। इसके अलावा भले ही लाइटनिंग फिंगर बेकार था, फिर भी यह सिर्फ ताकत पर निर्भर रहने से कहीं ज्यादा मजबूत था। लाइटनिंग फिंगर, लाइटनिंग फ्लिंट, एक उंगली आसमान को चकनाचूर कर देती है, इसकी कुंजी गति में निहित है। लाइटनिंग फिंगर, लाइटनिंग फ्लिंट, एक उंगली आसमान को चकनाचूर कर देती है, इसकी कुंजी गति में निहित है। चियांग झान ने लाइटनिंग फिंगर का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और पाया कि इस युद्ध तकनीक में गति के साथ जीतने पर जोर दिया जाता है। बाद में हमला करने पर यह पहले पहुंचता है। जब तक किसी की गति पर्याप्त तेज होती है, तब तक वे दुश्मन के हमला करने और अपने लक्ष्य को हिट करने पर पहल कर सकते हैं। यह दुनिया की युद्ध कौशल के अनुरूप भी था। केवल एक चीज जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था वह थी गति। सिजल, सिजल, सिजल। लाइटनिंग फिंगर के सार को समझकर चियांग झान अभ्यास करता रहा। शुरुआत में जब भी वह अपनी उंगली को आगे बढ़ाता, उसकी उंगली की हवा आसमान को चीरती हुई आती और वह उसे नंगी आंखों से पकड़ सकता था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, गति और तेज होती गई, जब तक कि शून्य में उंगली क्यों पार नहीं हो गई। भाले की तरह, तीर की तरह, लेकिन बिजली के बोल्ट की तरह भी यह लगातार कान को चीरने वाली आवाजें पैदा करता था। आवाज बेहद भयंकर थी। कितनी तेज गति! श्री झान ने वास्तव में इसे सिर्फ 1 घंटे में कर लिया। उन्होंने अभी-अभी इलेक्ट्रिक फिंगर को महान पूर्णता चरण तक विकसित किया है। कितना असामान्य राक्षस! लुओजी की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने शून्य से बाहर निकलती घनी उंगली ऊर्जा को देखा। उनकी आभा अद्वितीय थी और वे आश्चर्य से चीखने से खुद को रोक नहीं पाए। द्वारा विज्ञापन। हालांकि उन्होंने पहले कभी लाइटनिंग फिंगर की खेती नहीं की थी, लेकिन वे जानते थे कि इस युद्ध कौशल को जीतने के लिए गति की आवश्यकता होती है। जब आरंभिक चरण तक खेती की जाती है, तो व्यक्ति की उंगली की ऊर्जा हवा को चीरती हुई निकलती है, जिससे उसे नंगी आंखों से देखना मुश्किल हो जाता है। अगर वे इसे महान पूर्णता चरण तक विकसित करते हैं, तो उनकी उंगली की ऊर्जा बिना किसी बात के स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ पाएगी, बिना यह बताए कि यह कितनी शक्तिशाली थी।
कम से कम यह दुश्मन को इससे बचने में असमर्थ बना सकता है और यह दुश्मन को स्थिति पर नियंत्रण खोने पर मजबूर कर सकता है। इसके अलावा कोई भी युद्ध कौशल कितना भी बेकार क्यों न हो, जब तक यह दुश्मन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रहार कर सकता है, यह बेकार होगा। यह एक ही बार में दुश्मन को मार भी सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युद्ध कौशल कितना भी सरल क्यों न हो, इसे समझने के लिए एक लंबी अवधि की आवश्यकता होगी। तभी कोई इसके सार को समझ पाएगा और इसकी शक्तिशाली शक्ति को उजागर कर पाएगा। सामान्य परिस्थितियों में किसी बाहरी संप्रदाय के शिष्य को माइनर सक्सेस स्टेज तक पहुंचने के लिए कम रैंक वाले हुआंग रैंक के युद्ध कौशल को विकसित करने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। यहां तक कि वे प्रतिभाशाली लोग भी 10 दिनों से कम समय में इसका सही अर्थ नहीं समझ पाएंगे। जब लुओजी किलिंग वुल्फ कॉम्बैट स्किल की खेती कर रहे थे तो उन्हें 2 महीने से ज्यादा समय लगा। हालांकि लाइटनिंग फिंगर कॉम्बैट स्किल सीखना आसान था, लेकिन उन्हें ग्रेट कंप्लीशन स्टेज तक पहुंचने में 1 घंटा लग गया। चियांग झान की असामान्य धारणा बस समझ से परे थी। लुओजी, मेरे साथ इलेक्ट्रिक फिंगर की शक्ति का परीक्षण करने के लिए अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति का उपयोग करें। अचानक चियांग झान ने मुड़कर लुओजी को देखा, फिर उसने अपनी उंगली उस पर तान दी। स्वूश! एक उंगली की ऊर्जा गड़गड़ाहट की तरह शून्य में घुस गई। दिव्य तीर शून्य में घुस गया और एक तेज हवा लेकर सीधे लुओजी की छाती पर निशाना साधा। भेड़िए को मार डालो। लुओजी के चेहरे का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। वह चौंक गया, हालांकि वह जानता था कि चियांग झान उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उंगली की ऊर्जा शून्य में घुस गई और एक पल में आ गई, जिससे उसे खतरे का एक मजबूत एहसास हुआ। इस स्थिति में उसने लगभग सहज रूप से एक पलटवार शुरू कर दिया। एक लंबी दहाड़ के साथ उसने अपनी मार्शल आर्ट को सीमा तक धकेल दिया। उसने एक मुक्का मारा। तुरंत जोरदार और उफनती हुई आत्मा ऊर्जा उफान पर आई और शून्य में बह गई। पलक झपकते ही यह एक भूखे भेड़िए की छाया में संघनित हो गई, जो बछड़े के आकार का था। इसने अपना मुंह खोला और आने वाली उंगली की ऊर्जा को निगल लिया। धमाका! अगले ही पल भूखे भेड़िए की छवि मौके पर ही फट गई, तूफान में बदल गई और हर जगह तबाही मचाने लगी। लुओजी को फिर से देखते हुए उसका शरीर कांप रहा था और वह लगातार पीछे हट रहा था। उसके पैरों के नीचे गहरे पैरों के निशान बने हुए थे और उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। यह किस तरह का युद्ध कौशल है? इसकी शक्ति बुरी नहीं है। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। उसने लुओजी के बाएं कंधे को देखा, फिर उसने एक बार फिर अपनी उंगली दिखाई। एक झटके के साथ उसकी उंगली क्यों इंद्रधनुष की तरह शून्य को काटती हुई निकल गई और यह अजेय था। धमाका! लुओजी ने उंगली की ऊर्जा के हमले को रोकते हुए दूसरा मुक्का मारा। उसे लगा कि उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो वह उसके गले से बाहर निकल जाएगा। वह समय पर उंगली के हमले को रोकने में सक्षम होने का कारण यह नहीं था कि उसकी प्रतिक्रिया काफी तेज थी। चियांग झान की आंखों ने उसे याद दिलाया, अन्यथा उसका बायां कंधा बहुत पहले ही छिद गया होता। वह गंभीर रूप से घायल था। इस स्थिति के कारण वह चियांग झान से लड़ना नहीं चाहता था, भले ही उसे पीट पीट कर मार डाला जाए। उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और चिल्लाया, मिस्टर झान, मुझे छोड़ दो। तुम्हारी बिजली जैसी उंगली बहुत तेज है। मैं समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। चिंता मत करो। मेरे अधीनस्थ अपनी सीमाएं जानते हैं। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। इसके अलावा इस तरह का युद्ध प्रशिक्षण तुम्हारी प्रतिक्रिया की गति और तुम्हारे युद्ध के अनुभव को बढ़ा सकता है। यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। चियांग झान बोलते हुए उसने लगातार अपनी उंगलियां दिखाईं। अनगिनत उंगलियां हजारों तीरों की तरह निकलीं, शून्य को भेदते हुए और सभी दिशाओं से लुओजी की ओर गोली चलाती हुई। भेड़िए को मार डालो। लुओजी ने अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि चियांग झान ने जो कहा वह सही था। यह वास्तविक युद्ध में अनुभव प्राप्त करने का उसका मौका भी था। उसे स्वाभाविक रूप से इसका लाभ उठाना था। मन बना लेने के बाद उसका शरीर फड़क उठा और वह चकमा देता रहा। उसी समय उसने अपने शरीर में मौजूद आध्यात्मिक क्यूई को अपनी मुट्ठी में डाला
जिससे रक्त लाल चमक निकली। उसने चियांग झान पर बार बार हमला किया। उसकी मुट्ठी से निकली हवा ने उग्र रूप धारण कर लिया और शून्य में तबाही मचा दी। उमड़ती आध्यात्मिक क्यूई भूखे भेड़ियों में संघनित होती रही। हालांकि उनमें से अधिकांश ने अभी आकार लिया ही था कि उंगली क्यूई द्वारा उन्हें भेद दिया गया और विस्फोट कर दिया गया, जिससे वे शून्य में बदल गए। यह लड़ाई 4 घंटे से अधिक समय तक चली। अंत में चियांग झान और लुओजी के शरीर में मौजूद सभी आध्यात्मिक क्यूई समाप्त हो गई और उनके पास रुकने और अपनी आध्यात्मिक क्यूई को फिर से भरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। श्री झान, मेरा साधना आधार वास्तव में पल्स ओपनिंग स्टेज की 5वीं परत के शिखर पर पहुंच गया है। मेरे शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की कुल मात्रा पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई है और मेरी ताकत में भी बहुत सुधार हुआ है। थोड़ी देर आराम करने के बाद लुओजी ने अपने चेहरे पर एक उत्साहित भाव के साथ कहा। एक भयंकर लड़ाई के बाद उसने खुद को फिर से भरने के लिए बहुत सारी क्यूई का सेवन किया था। वह चमत्कारिक रूप से पल्स ओपनिंग स्टेज की 5वीं परत के शिखर पर पहुंच गया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उत्साहित था। यह एक लड़ाई का लाभ था। सामान्य परिस्थितियों में वह पल्स ओपनिंग स्टेज की 5वीं परत तक पहुंच गया था। उसे अपनी चरम स्थिति तक पहुंचने में कम से कम 1 दर्जन दिन लगेंगे, लेकिन आज वह चियांग झान से लड़ रहा था। न केवल उसका साधना आधार एक स्तर से बढ़ा, बल्कि उसकी ताकत और युद्ध का अनुभव भी नाटकीय रूप से बढ़ गया। उसकी प्रतिक्रिया की गति भी बढ़ गई। चियांग झान भी महसूस कर सकता था कि उपभोग की अवधि के बाद उसकी आध्यात्मिक क्यूई बहुत शुद्ध हो गई थी। इसे नियंत्रित करना आसान था, लेकिन यह लड़ाई उसके लिए बहुत आसान थी। उसे जो लाभ प्राप्त हुए वे लुओजी से बहुत कम थे। वह पल्स ओपनिंग स्टेज की 5वीं परत तक पहुंचना चाहता था। होंगलोंग। फिर भी उसने एक शॉर्टकट ढूंढ लिया था। साधना के अलावा उसने अपना बाकी समय लुओजी से लड़ने में बिताया। 10 दिन एक झटके में बीत गए। उस शाम चियांग झान और लुओजी लड़ रहे थे। अचानक उसने अपने डेंटियन की गहराई में आध्यात्मिक ऊर्जा को हिंसक रूप से बढ़ते हुए महसूस किया। यह ऐसा था जैसे समुद्र से एक विशाल लहर उठी हो, जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। यह पूरी तरह से उसकी 5वीं मध्याह्न रेखा को भेद गई। पल्स ओपनिंग स्टेज की 5वीं परत। चियांग झान की साधना का आधार एक बार फिर से टूट गया था। उसके शरीर से एक शक्तिशाली बल फूट पड़ा, जिससे शून्य में उतार चढ़ाव होने लगा। पत्थर का घर कांप उठा और लुओजी उड़ गया, पत्थर की दीवार से टकरा गया। दहाड़। चियांग झान ने उत्साह से दहाड़ लगाई। इस समय उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया था, मानो वह एक ही मुक्का मारकर पहाड़ को कुचल सकता हो। पल्स ओपनिंग स्टेज की 5वीं परत। वह पूरे स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला सबसे तेज व्यक्ति होना चाहिए। उसकी शक्तिशाली ताकत को बाहरी सर्कल के शिष्यों के बीच एक विशेषज्ञ माना जा सकता है। एक गहन युद्ध वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा को जल्दी से संघनित कर सकता है और किसी के साधना आधार को बढ़ा सकता है। यह अफसोस की बात है कि लुओजी की ताकत बहुत कमजोर है। अन्यथा वह 10 दिन क्यों बर्बाद करेगा? चियांग झान का दिल उत्साह से भर गया था और उसका खून खौल रहा था। उसने वास्तव में एक लड़ाई के लाभों का अनुभव किया था। केवल एक चीज की कमी थी कि लुओजी की ताकत बहुत कमजोर थी। वह लुओजी का मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर वे दोनों बराबरी पर होते या अगर वे उसे जीवन और मृत्यु की स्थिति में मजबूर करते। यह एकमात्र लाभ नहीं था जो उसने प्राप्त किया था। इस बारे में सोचते हुए उसने कुछ दिनों में घर लौटने का फैसला किया। सबसे पहले वह अपने पिता से युद्ध राजा रक्तरेखा के जागरण के बारे में पूछ सकता था। दूसरे, वह अपने पिता से युद्ध राजा रक्तरेखा के जागरण के बारे में पूछ सकता था। दूसरे, उसे स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय से चियांग परिवार तक यात्रा करनी होगी। उसे रास्ते में कुछ खतरनाक जगहों से गुजरना होगा, जहां अनगिनत राक्षस जानवर रहते थे। वह कुछ वास्तविक अनुभव प्राप्त करने में सक्षम होगा। पल्स ओपनिंग स्टेज की 5वीं परत तक आगे बढ़ने के लिए श्री झान को बधाई। मुझे डर है कि पल्स ओपनिंग स्टेज के 7वें स्तर के योद्धा भी आपकी वर्तमान ताकत से आपसे नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि मार्शल आर्ट के मार्ग में हर कदम कांटों से भरा होता है।
आपकी साधना का आधार जितना ऊंचा होगा, सुधार करना उतना ही कठिन होगा। आपकी वर्तमान स्थिति के साथ, जब तक कि लुओ जी ने अपना सिर हिलाया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन खुद को रोक लिया। उसकी आंखों में एक चालाक नजर दिखाई दी। बस वही कहो जो कहना है। डरपोक मत बनो। चियांग झान और लुओ जी 20 दिनों से ज्यादा समय से साथ थे। वह पहले से ही लुओ जी को अपना भाई मानता था। जब उसने लुओ जी को हकलाते हुए देखा, तो वह हंसे बिना नहीं रह सका। मेरा मतलब है कि तुम्हें बाहर जाकर खून और आग की असली ट्रेनिंग का अनुभव करना चाहिए। ऐसा करके ही तुम जल्द से जल्द पल्स ओपनिंग स्टेज 6th लेयर तक पहुंच सकते हो। जैसे ही लुओ जी ने बात की, उसने अपनी जेब से एक जेड टोकन निकाला। यह वही मिशन है जो मुझे कुछ दिन पहले मिला था। मैं एक सुपर फर्स्ट ग्रेड राक्षस जानवर आयरन स्केल्ड पाइथन का शिकार करने के लिए परगेटरी माउंटेन रेंज जा रहा हूं। मिशन पूरा करने के बाद मैं 2 इनविगोरेटेड मेरिडियन पिल्स प्राप्त कर सकूंगा। क्या तुम रुचि रखते हो? नहीं। चियांग झान ने लुओ जी की बात सुनते ही उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया। कोई और कारण नहीं था। राक्षस जानवरों का शिकार करते समय समृद्ध बल साम्राज्य के योद्धाओं के अनुभव के अनुसार सभी राक्षस जानवरों को 1 से 4 स्तरों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक स्तर को साधारण, शीर्ष, सुपर और शिखर स्तरों में विभाजित किया गया था। उनमें से एक साधारण रैंक एक राक्षस जानवर की ताकत एक इनविगोरेटेड मेरिडियन दायरे पहले से तीसरे आकाश योद्धा के बराबर थी। एक शीर्ष राक्षस जानवर की ताकत चौथे स्तर के पल्स ओपनिंग स्टेज से छठे स्तर के योद्धा के बराबर थी। सुपर राक्षस जानवरों की तुलना पल्स ओपनिंग स्टेज योद्धाओं के 9वें स्तर के 7वें स्तर से की जा सकती है, और पीक राक्षस जानवर, यहां तक कि इनविगोरेटेड मेरिडियन स्टेज स्तर के स्वर्ग 10 मार्शल कलाकार भी इसके खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। हालांकि लुओ जी पहले ही पल्स ओपनिंग स्टेज छठे स्तर में कदम रख चुके थे, फिर भी उन्होंने पहले दर्जे के सुपर राक्षस जानवर को मारने के मिशन को स्वीकार करने की हिम्मत की। यह एक ऐसा अस्तित्व था जो पल्स ओपनिंग स्टेज योद्धा के 9वें स्वर्गीय 7वें स्तर के बराबर था। वह बस अपनी मौत की तलाश कर रहा था। चियांग झान अपने दिल में साफ जानता था कि चूंकि लुओ जी इतना साहसी था, इसलिए यह स्पष्ट था कि उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। उसे पानी में घसीटना, इतना खतरनाक मिशन, सच बताना, उसे यकीन नहीं था कि वह इसे पूरा कर पाएगा। इसके अलावा वह लुओ जी को सबक सिखाने का अवसर भी लेना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि यह आदमी लापरवाह हो और भविष्य में उसके लिए परेशानी का कारण बने। मीझान, मैं यह आपकी भलाई के लिए कर रहा हूं। आप कैसे मना कर सकते हैं? इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि मेरी वर्तमान ताकत के साथ मैं प्रथम श्रेणी के सुपर राक्षसी जानवर का शिकार कर सकता हूं। यह निश्चित रूप से एक मृत अंत है। लुओ जी की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं और उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। उसके माथे पर पसीने की अनगिनत बूंदें दिखाई दी। जाहिर है वह चियांग झान के रवैये से डर गया था। क्या यह एक मृत अंत है? मुझे ऐसा नहीं लगता। चूंकि तुमने इस मिशन को स्वीकार करने की हिम्मत की है, इसलिए तुम्हें इसे पूरा करने का आत्मविश्वास होना चाहिए। जाओ, मैं तुम्हारी जीत की खुशखबरी का इंतजार करूंगा। चियांग झान ऊपर से गंभीर दिख रहा था, लेकिन वास्तव में उसका दिल खुशी से भरा हुआ था। अब तुम्हारे लिए दिखावा करने का समय आ गया है। अब तुम्हें पता है कि तुम कितने बेचैन हो। मीझान, हम भाई हैं। क्या तुम सच में मुझे मरते हुए देखोगे? इस बार लुओ जी वास्तव में चिंतित था। वह अकेले ही एक प्रथम श्रेणी के सुपर राक्षस जानवर का शिकार करने जा रहा था। बस इसके बारे में सोचने से ही उसे डर लगने लगा। अगर चियांग झान ने वास्तव में उसकी मदद नहीं की, तो परगेटरी पर्वत श्रृंखला उसकी कब्रगाह बन जाएगी। भाई, दादा, तुम में वाकई ऐसा कहने की हिम्मत है। चियांग झान लुओ जी के दिल में बेचैनी देख सकता था। वह हंसा और बोला, ठीक है, इस बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन ऐसा दोबारा मत करना। अन्यथा तुम्हारी मदद न करने के लिए मुझे दोष मत देना। समझ गया। अगली बार मैं मिस्टर झान के लिए परेशानी खड़ी नहीं करूंगा। लुओ जी ने बार बार अपना सिर हिलाया। उसकी सारी चिंताएं हवा में उड़ गईं। उसके बाद वह उत्सुकता से चियांग झान का रास्ता दिखाने लगा।
वे दोनों एक साथ स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय से निकले और सीधे परगेट्री पर्वत श्रृंखला की ओर चल पड़े। पारगेट्री के पहाड़, भूभाग, जंगलों का विशाल विस्तार जो अनादिकाल से अस्तित्व में था। वहां कभी किसी इंसान का नामोनिशान नहीं था। सभी तरह के ऊंचे ऊंचे प्राचीन पेड़ उलझे हुए और अव्यवस्थित थे। जहां तक नजर जाती वहां एक बर्बर और उजाड़ एहसास होता था। पर्वत श्रृंखला की गहराई धुंध में लिपटी हुई थी। राक्षसी आभा आसमान में उड़ रही थी और जानवरों की आत्मा को झकझोर देने वाली दहाड़े आकाश में गूंज रही थीं जैसे स्वर्गीय गड़गड़ाहट हो। एक लंबी यात्रा के बाद चियांग झान और लुओजी आखिरकार नरक की पर्वत श्रृंखला पर पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे को सतर्कता से देखा। श्री झान, नरक की पर्वत श्रृंखला खतरों से भरी हुई है। आप कभी भी अपनी जान गंवा सकते हैं। जब आप इसमें प्रवेश करें तो आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए। लुओजी ने अपना सिर खुजलाया और चेहरे पर शर्मिंदगी भरी नजर से उसे याद दिलाया। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सावधान रहना होगा, अन्यथा आपको राक्षस जानवर जिंदा ही खा जाएंगे। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया और पर्वत श्रृंखला में चला गया। हालांकि वह ऊपर से शांत दिख रहा था, लेकिन उसने वास्तव में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसारित किया था और उसे अपनी उंगली पर इकट्ठा किया था। एक बार जब उसे खतरा महसूस हुआ तो वह किसी भी समय लड़ सकता था। लुओजी ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। एक पल में उसने अपनी शक्ति को सीमा तक धकेल दिया और विशाल पर्वत श्रृंखला के माध्यम से चियांग झान का पीछा किया। पर्वत श्रृंखला खतरनाक क्यूई से भरी हुई थी। इस जगह को राक्षसी जानवरों की दुनिया के रूप में जाना जाता था और यह बिना कारण नहीं था कि यह मनुष्यों के लिए निषिद्ध स्थान था। अफवाहों के अनुसार परगेट्री पर्वत श्रृंखला में अनगिनत राक्षस जानवर रहते थे जो पहली से चौथी कक्षा तक के थे। सबसे शक्तिशाली राक्षस जानवर 10वीं परत के शिखर के आकार परिवर्तन चरण योद्धा के बराबर था और पूरे समृद्ध बल साम्राज्य में ऐसे बहुत कम लोग थे जो उससे लड़ सकते थे। बेशक ये राक्षस जानवर आमतौर पर परगेट्री पर्वत श्रृंखला की गहराई में रहते थे और शायद ही कभी गतिविधियों के लिए बाहर आते थे। हालांकि कुछ बदकिस्मत मानव मार्शल कलाकार भी थे जो गलती से उनके क्षेत्र में घुस गए और भोजन के रूप में खा गए। इसके अलावा सबसे आम राक्षस जानवर प्रथम श्रेणी के राक्षस जानवर थे और वे लगभग हर जगह थे। जब मानव मार्शल कलाकार प्रवेश करता था तो यह खतरे से भरा होता था और इसे किसी भी समय फाड़ा और निगला जा सकता था। हालांकि परगेट्री पर्वत श्रृंखला के बारे में सबसे भयानक बात राक्षस जानवर नहीं थे, बल्कि मानव मार्शल कलाकार के बीच हत्या और लूटपाट थी। कोई और कारण नहीं था। हालांकि राक्षस जानवर खून के प्यासे और क्रूर थे, लेकिन उन सभी के पास अपने अपने क्षेत्र थे। जब तक वे दूर थे तब तक सब ठीक था। हालांकि मानव मार्शल आर्टिस्ट, खास तौर पर वे जिनके पास कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, जिन्होंने युद्ध कौशल और साधना तकनीकों के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करके परगेट्री पर्वत श्रृंखला में लड़ाई लड़ी। हथियार, दवा की गोली, ये साधना संसाधन उन्हें पागल बनाने के लिए पर्याप्त थे। यहां तक कि समृद्ध बल साम्राज्य के शाही परिवार और विभिन्न प्रमुख संप्रदायों के शिष्य भी दूसरों को मारने और लूटने के लिए भावुक थे। वे परगेट्री पर्वत श्रृंखला को अपने लिए एक स्वर्ग मानते थे जहां वे अपना भाग्य बना सकते थे। संक्षेप में, एक बार जब आप परगेट्री पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, यदि आप लोगों को नहीं मारते हैं तो वे आपको मार देंगे। यहां से जीवित बाहर निकलना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। चियांग झान और लुओजी के भाव गंभीर थे। वे सावधानी से जंगल से गुजरे और जल्द ही वे एक हरे भरे जंगल में प्रवेश कर गए। यहां अंधेरा और उदास था। ठंडी हवा एक ब्लेड की तरह थी जो एक खतरनाक आभा उत्सर्जित कर रही थी जिससे किसी का दिल धड़कने लगा और उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई। लुओजी, अपने सिर के ऊपर सावधान रहना। अचानक चियांग झान की अभिव्यक्ति बदल गई। उसकी तीखी और भयंकर निगाहें उसके सामने एक बड़े पेड़ पर टिकी थीं और उसने लुओजी को याद दिलाते हुए एक आत्मा को झकझोर देने वाली आवाज निकाली। एक पल में लुओजी को आसमान से उतरते हुए खतरे का एक मजबूत एहसास हुआ। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने देखा कि एक काली छाया आसमान में उड़ते हुए एक चील की तरह उसकी ओर भाग रही थी। यह एक तेज और भयंकर मुक्का था।
उमड़ती आध्यात्मिक ऊर्जा एक विशाल लहर की तरह थी जो समुद्र से आसमान में लुढ़क गई थी। यह एक सुनामी की तरह थी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। यह एक शक्तिशाली और भयंकर तरीके से आगे बढ़ी। स्वूश! समय रहते उसका फिगर चमक उठा और वह चुपके से हमले से बचने की योजना बनाते हुए तेजी से पीछे हट गया। फिर उसने एक और जवाबी हमला किया, लेकिन दुर्भाग्य से उसके प्रतिद्वंद्वी ने आसमान में ऊपर से हमला किया और ऊपरी हाथ हासिल कर लिया। उसके इरादे को देखने के बाद उसने अपनी पूरी ताकत से अपने शरीर में आध्यात्मिक क्यूई को छोड़ दिया। इसने आध्यात्मिक ऊर्जा की सीमा का विस्तार किया और सीधे उसे डुबो दिया। टूटे हुए भेड़िए को मार डालो। इस समय चकमा देने के लिए पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। असहाय लुओजी ने बिना कुछ रोके पल्स ओपनिंग स्टेज 6th लेयर योद्धा की सबसे मजबूत ताकत को छोड़ दिया। उसने मुक्का मारा। शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा आसमान में उड़ गई और भूखे भेड़िए के प्रेत में संघनित हो गई। उसने प्रतिद्वंद्वी को रोक दिया। धमाका! आसमान से एक बहरा करने वाली आवाज आई और दो शक्तिशाली ताकतें आपस में टकरा गईं। भूखे भेड़िए का प्रेत तुरंत पराजित हो गया। उसके बाद एक मुक्का जो लहर की तरह था लुओजी के शरीर पर लगा। उसका शरीर कांप उठा और वह पीछे हटने को मजबूर हो गया। उसके मुंह से खून की एक बूंद निकली। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल काले कपड़े वाला आदमी जमीन पर गिर पड़ा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने फिर से मुक्का मारा। जाहिर है वह लुओजी को मारने और उसे खत्म करने जा रहा था। खतरनाक, बेहद खतरनाक। लुओजी के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। वह पसीने से लथपथ था और उसकी आंखें घबराहट से भरी हुई थीं। वह अभी अभी हुए हमले से पहले ही घायल हो चुका था और उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी। इसके अलावा काले कपड़े वाला आदमी लगातार हमला कर रहा था और उसके पास बचने का कोई समय नहीं था। उसकी जान खतरे में थी। वह परगेटरी पर्वत श्रृंखला में मरने वाला था। ची! इस पल बिजली के बोल्ट की तरह एक उंगली की ऊर्जा निकली। लंबे ब्लेड ने हवा को चीरते हुए तेज हवा छोड़ी और सीधे काले कपड़े वाले आदमी के सिर के पीछे निशाना साधा। खतरनाक क्यूई को महसूस करते हुए काले कपड़े वाले आदमी की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। फिर उसने लुओजी पर हमला करना छोड़ दिया। उसने अपना शरीर घुमाया और मुक्का मारा। एक धमाके के साथ उसने आने वाली उंगली की ऊर्जा को चकनाचूर कर दिया। क्या तुम ठीक हो? के विज्ञापन। एक पल में चियांग झान लुओजी के बगल में आ गया और उसके कंधे को पकड़ लिया। उसने उसे ऊपर खींच लिया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी काले रंग के आदमी को घूर रही थीं। अभी अभी हुई बातचीत से वह पहले से ही बता सकता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी कितना शक्तिशाली था। वह पल्स ओपनिंग स्टेज के 7वें स्तर का योद्धा था और उसने कुछ शक्तिशाली युद्ध कौशल विकसित किए थे। वह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी था। इस आदमी का सामना करते हुए उसे उससे लड़ने का कोई भरोसा नहीं था। चिंता मत करो मिस्टर झान, मैं नहीं मरूंगा, लुओजी ने अपना सिर हिलाया। वह मन ही मन चौंक गया। अभी अभी हुई लड़ाई इतनी जल्दी हुई थी। अगर यह तथ्य न होता कि वह पिछले कुछ दिनों से चियांग झान से लड़ रहा था, तो उसकी ताकत तेजी से बढ़ गई होती। उसका युद्ध अनुभव और प्रतिक्रिया की गति भी बहुत बढ़ गई थी। वह बहुत पहले ही मर गया होता। हालांकि 5वीं परत के पल्स ओपनिंग स्टेज योद्धाओं की प्रतिक्रियाएं तेज होती हैं, फिर भी उनकी ताकत बहुत कमजोर होती है। काले कपड़े पहने आदमी का चेहरा ठंडा था और उसकी आंखें चाकू की तरह तीखी थीं। उसकी ठंडी आवाज तिरस्कार से भरी हुई थी। जाहिर है उसने चियांग झान को अपनी आंखों में नहीं देखा। एक प्रतिष्ठित शिखर 7वें परत के पल्स ओपनिंग स्टेज योद्धा, तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? तुम सच में नीच हो। चियांग झान ने भावहीन चेहरे के साथ कहा। तुम वाकई बेशर्म हो। लुओजी की आंखों में भयंकर चमक थी और उसने ठंडे स्वर में शाप दिया। हत्या और लूट। जीतने वाला राजा है और हारने वाला डाकू है। चाहे तुम कोई भी तरीका अपनाओ, तुम अपना चेहरा नहीं खोओगे। इसके अलावा मैं तुम दोनों चींटियों से निपटने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूं करूंगा। तुम सब मर जाओगे,
काले कपड़े पहने आदमी हंसा और उसके लंबे और सीधे शरीर से एक मजबूत हत्या का इरादा फूट पड़ा। यह ऐसा था जैसे आसमान में धुआं उठ रहा हो। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। वह वहीं बेफिक्री से खड़ा था और उसके शरीर के भीतर से धातु के टकराने और 10,000 सरपट दौड़ते घोड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी शक्तिशाली आभा तेजी से बढ़ रही थी, जिससे उसके आसपास का स्थान कांप रहा था और हवा उबल रही थी। उसकी आभा बेहद भयंकर थी। मिस्टर झान, यह आदमी बहुत शक्तिशाली है। हमारे पास उससे लड़ने का कोई रास्ता नहीं है। क्यों न हम भागने का कोई मौका ढूंढे और यहां दबे होने से बचें। लुओजी काले कपड़े वाले आदमी के दबाव को महसूस कर सकता था। उसने चुपके से एक गहरी सांस ली, अपनी आवाज कम करते हुए। उसकी आवाज धीमी थी। चियांग झान को याद दिलाओ। अब तुम्हें परगेटरी पर्वत श्रृंखला के खतरे का पता चल गया है ना? चियांग झान ने लुओजी को घूरा, फिर उसकी नजर काले कपड़े वाले आदमी पर पड़ी। उसने विषय बदला और कहा, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। भागने वाले हम नहीं होने चाहिए, बल्कि उसे होना चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर झान को इस आदमी से निपटने का आत्मविश्वास है? यह सुनकर लुओजी हैरान और खुश हो गया। वह कई दिनों से चियांग झान के साथ था। वह जानता था कि चियांग झान शब्दों के साथ अच्छा नहीं है, इसलिए वह बिना सोचे समझे नहीं बोलता। उसके पास एक अच्छी तरह से सोची समझी योजना होगी। उसी समय काले कपड़े पहने आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी आंखें लाल थीं और आग की लपटों से जल रही थीं, मानो वह चियांग झान के घमंडी रवैये से नाराज हो गया हो। वास्तव में पल्स ओपनिंग स्टेज के 7वें स्तर के शीर्ष योद्धा के रूप में उसका साधना आधार गहरा था। वह बेहद शक्तिशाली था। जब से उसने नरक की पर्वत श्रृंखला में प्रवेश किया था, तब से उसने दर्जनों राक्षस जानवरों को मार डाला था। विभिन्न बड़े संप्रदायों के कई शिष्य भी थे, जिनमें कुछ पल्स ओपनिंग स्टेज के 6ठे स्तर के योद्धा भी शामिल थे। एक 7वें स्तर का योद्धा, लेकिन आज उसे एक 5वें स्तर की चींटी ने नीची नजर से देखा। उसके लिए यह बहुत अपमानजनक था। सोचते हुए काले कपड़े पहने आदमी ने अपना हाथ हिलाया और अपनी पीठ से एक लंबा ब्लेड निकाला। यह लगभग 5 फीट लंबा था, ब्लेड पतला और मोटा था और ठंडी हवा घनी थी। कृपाण के हैंडल पर कंकाल उकेरे गए थे। यह भूतिया ब्लेड जैसा दिखता था, लेकिन कृपाण जैसा भी था। शैली बेहद अजीब थी। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सिर कटने का क्या मतलब होता है। उसने एक लंबी दहाड़ लगाई। उसके हाथ में लंबा ब्लेड आसमान में घूम गया। एक ठंडी रोशनी जो एक मजबूत हत्या के इरादे को लेकर आई थी, शून्य को भेदती हुई सीधे चियांग झान की गर्दन पर जा लगी। लाइटनिंग फिंगर। चियांग झान ने अपनी उंगली बाहर की ओर उठाई। झपट्टा। एक उंगली की ऊर्जा मक्खन को चीरती हुई एक गर्म चाकू की तरह शून्य में घुस गई, सीधे काले कपड़े वाले आदमी की भौहों के बीच महत्वपूर्ण स्थान पर जा पहुंची। कितनी तेज गति! काले कपड़े वाला आदमी हैरान रह गया, मानो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एकमात्र योद्धा ऐसा कर पाएगा। क्या? काले कपड़े वाला आदमी हैरान रह गया, मानो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एकमात्र योद्धा ऐसा कर पाएगा। अगर वह हमला करना जारी रखता, तो यह आपसी विनाश की लड़ाई होती। ऐसी परिस्थितियों में वह केवल हमले को बचाव में बदल सकता था। उसके हाथ में लंबा ब्लेड हवा में हिल गया, जिससे उसकी भौहों के बीच की जगह अवरुद्ध हो गई। धमाका! हालांकि उंगली की ऊर्जा लक्ष्य पर लगी, लेकिन यह लंबे ब्लेड को भेदने में असमर्थ थी, जिससे काले कपड़े वाले आदमी को खतरा पैदा हो गया। लाइटनिंग फिंगर की शक्ति वास्तव में बहुत कमजोर है। चियांग झान ने आह भरी। वह बिजली की उंगली की गति का लाभ जानता था, लेकिन नुकसान इसकी शक्ति थी। उसने तुरंत अपनी कमजोरी का फायदा उठाया और लगातार हमला किया। स्वूश, स्वूश, स्वूश। जैसे ही उसने अपनी उंगली बाहर की ओर उठाई, उसकी उंगली की क्यूई शून्य में बह गई। यह मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था। इसने सभी दिशाओं से काले आदमी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमला किया। तुरंत काले आदमी ने घबराया और सतर्क देखा। उसके हाथ में लंबा ब्लेड क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से कट गया। उसने पागलपन से रोक दिया।
ठंडी रोशनी हवा में चमक उठी और उसके शरीर को ढक दिया, जिसे हवा और बारिश भेद नहीं सकती थी। फिर भी वह अभी भी नुकसान में था और वह बेहद चिंतित था। इस तरह की लड़ाई शैली पूरी तरह से निष्क्रिय थी। अगर वह थोड़ा भी आराम करता तो वह गंभीर खतरे में पड़ जाता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपनी कृपाण को इतनी तेजी से घुमा रहा था और अपनी पूरी ताकत से बचाव कर रहा था। उसकी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई थी और वह लंबे समय तक टिक नहीं सका। जब वह समय आता तो उसका तेल का दिया बुझ जाता और वह फिर भी मर जाता। काले कपड़े वाला आदमी हद से ज्यादा उदास था। ताकत के मामले में वह निश्चित रूप से ऊपरी हाथ था। दुर्भाग्य से उसे चियांग झान के तूफानी हमलों के खिलाफ लड़ने का मौका भी नहीं मिला। हालांकि लड़ाई अभी शुरू हुई थी, लेकिन जीत उससे दूर होती जा रही थी। मौत की छाया उसके दिल की गहराइयों पर मंडरा रही थी। सिजल, सिजल, सिजल। हवा में उंगलियों की ऊर्जा की घनी वर्षा हो रही थी, जो लगातार एक तीखी कान भेदने वाली ध्वनि उत्सर्जित कर रही थी, जो पूरे पहाड़ी जंगल में गूंज रही थी। चियांग झान ने काले रंग के आदमी पर हमला करने के लिए बिजली की उंगली को सक्रिय करने के लिए अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसका हर हमला घातक था। उसने इस बेकार साधना तकनीक का पूरी तरह से इस्तेमाल किया था और उसने इससे बचने के लिए इसकी कमजोरी का भी फायदा उठाया था। उसका पलड़ा भारी था। हालांकि वह किसी ऐसे व्यक्ति को चुनौती दे रहा था जो उससे ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन वह जीत के और करीब पहुंच रहा था। वह किसी भी समय एक मजबूत दुश्मन को मार सकता था। ऐसी परिस्थितियों में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और जमकर हमला किया। फिर उसने काले रंग के आदमी को देखा। उसका ब्लेड चमक उठा और उसके पूरे शरीर को ढक गया। हालांकि हवा और बारिश जो उसे बचा रही थी, वह घुसने में असमर्थ थी, लेकिन उसके शरीर पर आभा पहले से ही कमजोर हो गई थी। यह इस बात का संकेत था कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बुरी तरह से खत्म हो गई थी। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी आखिरकार पल्स ओपनिंग स्टेज का एक शीर्ष 7वीं परत योद्धा था। उसने पहले ही 7 मुख्य मेरिडियन खोल लिए थे और क्यूई विशाल और जोरदार था। इसके अलावा उसने परगेटरी माउंटेन रेंज में लोगों को मार डाला और लूट लिया था। उसने सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव किया था और हालांकि वह नुकसान में था, लेकिन उसका दिमाग गड़बड़ नहीं था। वह वास्तव में आकाश को भरने वाली उंगली क्यूई को सहन कर रहा था। उसने चियांग झान की ओर हमला किया। जाहिर है वह यह भी समझता था कि रक्षात्मक होने से केवल मौत ही होगी। केवल निकट दूरी पर लड़ने से ही हार को जीत में बदला जा सकता है। हालांकि क्या चियांग झान उसे यह मौका देगा? बेशक, जवाब नहीं था। लुओ जी, जल्दी से पीछे हट जाओ। चियांग झान की आंखें चमक उठीं। वह काले रंग के आदमी के इरादे को समझ सकता था। उसने लुओजी को खींचा और जल्दी से पीछे हट गया। वह अपनी लाइटनिंग फिंगर का इस्तेमाल करता रहा। हमले और भी भयंकर होते गए। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही समय में 10,000 तीर निकल रहे हों। वे तीनों एक दूसरे से एक निश्चित दूरी बनाए रखते हुए आगे पीछे चले गए। काले कपड़े पहने आदमी की नजदीकी लड़ाई की योजना तुरंत विफल हो गई। तुम दोनों कायर हो। अगर हिम्मत है तो भागो मत। चलो असली लड़ाई करते हैं। देखो, मैं तुम दोनों को मांस के पेस्ट में काट देता हूं। वह और भी ज्यादा चिड़चिड़ा होता जा रहा था। वह जोर जोर से गालियां देता रहा, लेकिन यह बेकार था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पैर अपने लक्ष्य से चूक गया हो और वह एक अथाह खाई में गिर गया हो। तुम्हारे दादा, जब तुमने अभी मुझ पर घात लगाया था तो तुमने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुमने अभी बताया तो मैं इसके झांसे में आ जाऊंगा? लुओ जी का चेहरा गर्व से भरा हुआ था और वह जोर से हंसा। उसने एक शीर्ष योद्धा को देखा जिसे इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि वह वापस लड़ भी नहीं सकता था। हालांकि यह उसने नहीं किया था, फिर भी वह बेहद उत्साहित था। उसी समय चियांग झान की आंखें काले कपड़े पहने आदमी पर टिकी हुई थीं, जैसे कोई ब्लेड या तलवार हो। जब उसने पाया कि दूसरा पक्ष उसका पीछा कर रहा है, हालांकि उसका ऊपरी शरीर बहुत सुरक्षित था, अगले ही पल उसने अपनी उंगली हिलाई। एक उंगली की ऊर्जा हवा में घुस गई, दूसरे पक्ष के बाएं पैर में चुभ गई। आह!
काले कपड़े वाला आदमी चिल्लाया और जोर से जमीन पर गिर गया। उसके हाथ में मौजूद लंबा ब्लेड उसके नियंत्रण से बाहर हो गया और जमीन में चुभ गया। इस बार उसने अपनी सारी सुरक्षा खो दी और उसके शरीर के सभी घातक बिंदु हवा में खुल गए। मर जाओ। चियांग झान ने अवसर का लाभ उठाया और अपनी उंगली बाहर की ओर उठाई। ची! बिजली के बोल्ट की तरह एक उंगली की ऊर्जा निकली, शून्य को भेदते हुए और काले कपड़े वाले आदमी की भौहों के बीच महत्वपूर्ण स्थान पर सटीक रूप से लगी, जिससे खून बहने लगा। मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। काले कपड़े वाले व्यक्ति की आंखों में एक मजबूत अनिच्छा दिखाई दी। उसके मुंह से निकलने वाले हर शब्द से खून की धार बहने लगती और आसपास की धरती गहरे लाल रंग की हो जाती। तुम्हें हत्या और लूट की कीमत चुकानी होगी, चियांग झान ने सपाट लहजे में कहा। यह सच है, तुम्हें भी। उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। उसका सिर झुका और वह मर गया। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसने यह लड़ाई जीत ली थी, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि काले रंग का आदमी शक्तिशाली था और उसके चाकू के कौशल तेज थे। वह स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के कुलीन रैंकिंग के विशेषज्ञों के बराबर था। सामान्य परिस्थितियों में वह केवल उनसे ही लड़ सकता था। अपने प्रतिद्वंद्वी को मारना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। हालांकि कुछ समय तक लुओजी से लड़ने के बाद उसने वास्तव में निम्न श्रेणी के येलो रैंक युद्ध कौशल इलेक्ट्रिक फिंगर में महारत हासिल कर ली थी। जब वह इसका इस्तेमाल करता था तो वह जो चाहे कर सकता था और उसकी गति बहुत तेज थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जानता था कि अपनी ताकत का फायदा कैसे उठाया जाए और अपनी कमजोरियों से कैसे बचा जाए। अन्यथा उसके लिए नज़दीकी लड़ाई में लड़ना बहुत खतरनाक होता और वह अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा मारा भी जा सकता था। बेशक उसका शक्तिशाली शरीर और जोरदार आत्मिक ऊर्जा भी एक जरूरी लाभ था। आखिरकार दोनों पक्ष मौत से लड़ रहे थे और उनकी आत्मिक ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा थी। अगर यह पल्स ओपनिंग स्टेज के एक साधारण 5वीं परत का योद्धा होता तो उनकी आत्मिक ऊर्जा बहुत पहले ही सूख चुकी होती। मीज़ान, इस आदमी ने परगेटरी माउंटेन रेंज में लोगों को मारा और लूटा। उसके पास बहुत सारा धन होना चाहिए। बस तुम इंतजार करो, मैं इसे तुम्हारे लिए ढूंढ लूंगा। लुओजी की आंखें उत्साह से भर गईं। वह जितनी तेजी से हो सकता था काले रंग के आदमी की तरफ भागा। वह इसे लूटने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। थोड़ी देर खोजने के बाद वह हंसा और बोला, मिस्टर झान, अब हम अमीर हैं। देखो, इस आदमी के पास 1 दर्जन से ज्यादा युद्ध कौशल हैं। ड्रैगन स्लेइंग फिस्ट, विंड एंड क्लाउड लेग्स, वॉयड शैटरिंग पाम और स्वॉर्ड आर्ट। पियाओक्सू की तलवार कौशल, उसके सिर का एक कट। ये सभी निम्न स्तर के पीले स्तर के युद्ध कौशल हैं। बॉक्सिंग ग्लव्स की एक जोड़ी भी है। 2 लोहे के भाले, 3 लंबी तलवारें और 6 लंबी कृपाण। अगर उन्हें बाजार में बेचा जाता तो उनकी कीमत कम से कम 2000 स्पिरिट स्टोन होती। क्या तुम सच में हो? चियांग झान यह सुनकर चौंक गया। हालांकि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि काले कपड़े वाला आदमी अमीर है। हालांकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने सारे होंगे। 2000 स्पिरिट स्टोन उसके लिए कई सालों तक साधना करने के लिए पर्याप्त थे और वह कुछ स्पिरिट पिल और चमत्कारिक दवा भी खरीद सकता था। अपनी साधना बढ़ाए। इस तरह उसके लिए 1 साल के भीतर लिंग फेंग से आगे निकलना कोई समस्या नहीं होगी। उसके बराबर पहुंचना तो दूर की बात है। और उससे वह वास्तव में समझता है कि परगेटरी पर्वत हत्या और लूट के लिए एक स्वर्ग है। यह वाक्य वास्तव में उचित था। उसने अभी अभी एक व्यक्ति को मारा था। उसने 2000 स्पिरिट स्टोन प्राप्त किए थे। अगर उसने ऐसा कुछ और बार किया होता तो वह अमीर हो जाता। अपने दिमाग की एक चमक के साथ वह लुओजी के पास चला गया और अपनी निगाह जमीन पर घुमाई। तुरंत उसने कई युद्ध तकनीकें, सभी प्रकार के हथियार और स्पिरिट स्टोन के 2 बैग देखे। ये साधना संसाधन वे सभी चीजें थीं जिनके बारे में उसने सपना देखा था। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौशल था। हालांकि बिजली की उंगली की गति काफी तेज थी। अगर उसका सामना शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमताओं वाले एक शक्तिशाली विशेषज्ञ से होता, अगर कोई करीबी लड़ाई में शामिल होता
तो यह बेकार होता। लेकिन अब उसके सामने बहुत सारे युद्ध कौशल थे। स्वाभाविक रूप से उसे एक ऐसा चुनना था जो उसके लिए साधना के लिए उपयुक्त हो। ड्रैगन स्लेइंग फिस्ट। इसकी चाल शक्तिशाली और दबंग थी। इसमें ड्रैगन को मारने की शक्ति थी। पवन बादल किक ने हवा और बादलों को हिला दिया, और इसकी चाल तेज और अप्राप्य थी। यह अजीब और अप्रत्याशित था। शून्य बिखरने वाली हथेली, मजबूत और दृढ़, लंबी दूरी की लड़ाई के लिए उपयुक्त। क्षैतिज तलवार तकनीक बोल्ड और शक्तिशाली थी, और तलवार की ऊर्जा शक्तिशाली और अजेय थी। ब्लेड का सिर काट दिया गया था, और ब्लेड का सिर नीचे गिर गया। यह अजेय था, और इसकी शक्ति एक पीले रैंक मध्य स्तर के युद्ध कौशल के असीम रूप से करीब थी। हालांकि इसे समझना बेहद मुश्किल था, और केवल प्रतिभाशाली लोग ही इसे विकसित कर सकते थे। यह ब्लेड तकनीक खराब नहीं है। चियांग झान ने सभी युद्ध तकनीकों को पढ़ने के बाद आखिरकार एक कटे हुए कृपाण का अभ्यास करने का फैसला किया। आखिरकार यह युद्ध तकनीक बहुत शक्तिशाली थी, और उसकी समझ की क्षमता भी असाधारण थी। पिछली बार जब उसने लाइटनिंग फिंगर की खेती की थी, तो उसे केवल 1 घंटा लगा था। यह इस बिंदु को समझाने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा युद्ध कौशल किसी की ताकत से संबंधित थे, और यह जीवित रहने की गारंटी भी थी। चूंकि वह इसे साधना चाहता था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से सबसे शक्तिशाली को चुनना पड़ा। जहां तक मुट्ठी तकनीक, हथेली तकनीक और तलवार तकनीक की बात है, चियांग झान को उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसके अलावा भले ही उसकी समझ की क्षमता असाधारण थी, फिर भी उसे युद्ध कौशल को साधने के लिए समय चाहिए था। क्या यह बर्बादी नहीं होगी? उसने लापरवाही से एक टूटे हुए सिर का युद्ध कौशल उठाया और उसे अपनी जेब में रख लिया। चियांग झान की नज़र फिर उस लंबे ब्लेड पर पड़ी जिसे काले रंग का आदमी इस्तेमाल कर रहा था। यह ब्लेड दबंग और अतुलनीय रूप से तेज था। यह निश्चित रूप से एक मारक हथियार था। इसके अलावा उसे अपनी ब्लेड तकनीक का अभ्यास करने की जरूरत थी। उसके पास उपयुक्त हथियार कैसे नहीं हो सकता था? उसने अपना हाथ हिलाया और जमीन से लंबा ब्लेड निकाला। तुरंत उसने महसूस किया कि ठंडी हवा की एक लहर उसकी ओर बह रही है। यह वास्तव में एक अच्छा ब्लेड था। मुझे सिर काटने की तकनीक और यह कृपाण चाहिए। बाकी चीजें तुम रख सकते हो। हम परगेटरी पर्वत श्रृंखला से जीवित निकलने के बाद उनसे निपट लेंगे। जब समय आएगा तो मैं तुम्हें आत्मा के आधे पत्थर दे दूंगा। चियांग झान की आंखों में उत्साह की झलक दिखाई दी। मिस्टर झान, क्या यह ठीक है? आखिरकार मैंने इस लड़ाई में कुछ भी योगदान नहीं दिया। लुओजी का चेहरा उत्साह से भर गया था, और उसका खून खौल रहा था। शुरू में वह चियांग झान को इस मामले में घसीटना चाहता था। वह पहले से ही इसके बारे में शर्मिंदा महसूस कर रहा था। साथ ही यह चियांग झान ही था जो लड़ाई की शुरुआत से ही अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। उसने जो धन अर्जित किया था, वह स्वाभाविक रूप से चियांग झान का होना चाहिए। हालांकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चियांग झान इतना उदार होगा कि उसे अपनी आधी दौलत दे देगा। यह 1000 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन थे। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि वह एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, यहां तक कि उसके परिवार के शिष्य भी मरने तक उत्साहित होंगे। क्या तुमने नहीं कहा कि हम भाई हैं? चूंकि ऐसा है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता। चियांग झान की आवाज धीमी होने से पहले उसने देखा कि लुओ शिजी एक बच्चे की तरह उछलकूद कर रहा था, जो स्पष्ट रूप से अपने दिल की गहराई में उत्साह को दबा पाने में असमर्थ था। मिस्टर झान, तुम्हारे लिए मेरी प्रशंसा एक उफनती नदी की तरह है, अंतहीन और अंतहीन। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। चले जाओ। चियांग झान ने भौहें सिकोड़ी, और एक उग्र दहाड़ के साथ वह सीधे रसीली शाखाओं और पत्तियों वाले एक बड़े पेड़ के पास चला गया और एक कटे हुए युद्ध कौशल का अध्ययन करने लगा। हालांकि यह युद्ध कौशल एक निम्न श्रेणी का पीला रैंक युद्ध कौशल था, लेकिन इसकी शक्ति एक पीले रैंक मध्य स्तर के युद्ध कौशल के बराबर थी। इसकी ब्लेड तकनीक तेज और भयंकर थी, और यह एक ही वार से मार सकती थी। यह बेहद भयंकर और शक्तिशाली था, और यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा सकता था।
चियांग झान ने इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और इसे अपने दिल से समझने की कोशिश की। कभी कभी वह भौहें सिकोड़ता था और कभी कभी वह बार बार अपना सिर हिलाता था। वह इसमें डूबा हुआ था और खुद को इससे बाहर निकालने में असमर्थ था। 4 घंटे बाद उसने अचानक अपने ब्लेड से वार किया। स्वोश! कहीं से एक ब्लेड की रोशनी दिखाई दी और एक पेड़ को काट दिया जो उससे 10 फीट से अधिक दूर था। यह एक ऐसा पेड़ था जिसे केवल 1 दर्जन लोग गले लगा सकते थे। यह साफ और निर्दयी था। धमाका! पेड़ का सिर गिर गया। टूटी हुई शाखाएं और गिरे हुए पत्ते हर जगह उड़ गए, जिससे आसमान में कीचड़ भर गया। क्या यह सिर के एक ही कट की शक्ति है? यह वास्तव में भयानक है। लुओजी तलवार की तकनीक की साधना कर रहे थे। जब उन्होंने तेज आवाज सुनी तो उन्होंने अपना सिर उठाया और पेड़ को आधे में काटे जाने का दृश्य देखा। वह चौंक गए। अभी जो हमला हुआ वह तेज और भयंकर था और यह अविनाशी था। यहां तक कि 1 दर्जन से अधिक लोगों द्वारा पकड़े गए बड़े पेड़ को भी आधा काट दिया गया था। अगर यह कोई और मार्शल आर्टिस्ट होता तो वे निस्संदेह मर जाते। यह एक मामूली सफलता चरण के योद्धा के सिर में एक कट है। यदि आपने इसे महान पूर्णता चरण तक साधना की है तो इसकी शक्ति और भी अधिक होगी। हालांकि अब आपको आयरन स्केल्ड पाइथन को मारने में सक्षम होना चाहिए। चियांग झान जोर से हंसा। उसने लुओजी की ओर अपना हाथ लहराया और पर्वत श्रृंखला की गहराई की ओर आगे बढ़ा। उसके बाद लुओजी ने चुपके से हमला करने के लिए काले रंग के लोगों का उपयोग करते हुए पीछे से पीछा किया। वह अच्छी तरह से जानता था कि पर्वत श्रृंखला कितनी खतरनाक थी। केवल चियांग झान का अनुसरण करके ही उसे इस स्थान से जीवित निकलने का मौका मिल सकता था। वे दोनों आगे बढ़ते रहे और जल्द ही उन्हें आयरन स्केल्ड पाइथन के छिपने की जगह मिल गई। यह 5 मीटर चौड़ी घाटी थी और यह पता नहीं था कि उनमें से कितने वहां थे। यह जमीन पर लेटे हुए एक विशालकाय ड्रैगन जैसा लग रहा था और यह घने कोहरे और एक खतरनाक आभा से भरा हुआ था। थोड़ी देर में सावधान रहना, नहीं तो तुम्हें आयरन स्केल्ड पाइथन निगल जाएगा। चियांग झान ने लुओजी को देखा। उसके हाथ में एक लंबा ब्लेड था और उसकी आंखें सतर्क थीं। वह घाटी में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था। लुओजी उसके पीछे पीछे चला। लगभग कुछ 100 मीटर चलने के बाद दूर से एक फुफकारने की आवाज आई। चारों ओर देखने पर घने कोहरे में खून से लाल 2 आंखें दिखाई दी। वे तेजी से पास आते हुए एक भयंकर रोशनी से चमक रही थी। चियांग झान के दिल की गहराई से एक तीव्र खतरनाक आभा उभरी।